प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों और रियल एस्टेट की हर बड़ी खबर के साथ मौजूद है हम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। इस सब के अलावा अगर आप प्रॉपर्टी पर और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर जाना न भूलें। चलिए एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। सरकार कर रही है मुंबई की नो डेवलपमेंट जोन की जमीन पर विकास करने का विचार। पर्यावरण कार्यकर्ताओं का आरोप, बिल्डरों के फायदे के लिए पर्यावरण की अनदेखी। रिहायशी निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। मुंबई में भांडुप और मुलुंड के बीच नाहूर के प्रॉपर्टी बाजार पर डालेंगे एक नजर। महाराष्ट्र सरकार मुंबई के उन इलाकों में निर्माण की इजाजत देने पर विचार कर रही है जिसके विकास पर अब तक पाबंदी थी। ये है मुंबई का नो डेवलपमेंट जोन लैंड। अगर सरकार का ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो यहाँ पर 4 की एफएसआई हो सकती है। इस कदम से लगभग 200 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा की जमीन विकास के लिए खुल जाएगी। ये कदम मुंबई के लिए वरदान साबित होगा या सरकार की एक और असफल कोशिश, ये जानने की कोशिश की निखिल नारायण शिवदास ने। जमीन के लिए तरसते मुंबई प्रॉपर्टी बाजार को विकास के लिए लगभग 160 वर्ग किलोमीटर या 16,000 हेक्टेयर क्षेत्र मिल सकता है, क्योंकि सरकार विकास वर्जित जोन में एफएसआई को बढ़ाकर 4 तक करने का प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है, जिससे बिल्डर खुश हैं। हर बिल्डर के पास औद्योगिक, रिहायशी, नो डेवलपमेंट जोन सभी जोन्स में कुछ जमीन है, इसलिए बदलाव का फायदा जरूर होगा। देखिए, अगर आप मुंबई शहर को देखेंगे तो यहाँ पे तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ लोग रहते हैं। 2 से 2.5 करोड़ लोग के अगर आप देखेंगे मुंबई के स्क्वायर किलोमीटर एरिया के हिसाब से तो तकरीबन 90 से 100 लोग 1 स्क्वायर मीटर में खड़े हो जाते हैं। मुंबई शहर के लिए अगर हमको क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ानी है, हम जगह तो बढ़ा नहीं सकते, इसलिए हमको एफएसआई लिमिट को बढ़ाना ही पड़ेगा ताकि हम लंबी बिल्डिंगें बना सकें। पोर्ट ट्रस्ट जमीन पर आए सरकार के प्रस्तावों की तरह एनडीजेड वाली जमीन पर भी सरकारी अधिसूचना के हिसाब से सिर्फ कन्वेंशन सेंटर्स, होटलों और रोजमर्रा के सामान की दुकानों जैसी सुविधाएं बन पाएंगी। तो बिल्डरों की खुशी की वजह क्या है? जानकारों का कहना है कि शुरुआत में एनडीजेड जमीन पर सुविधाएं बनेंगी ताकि विवाद ना हो, लेकिन सरकार का इरादा है कि बाद में इस पर हर तरह के विकास की इजाजत दे दी जाए। कन्वेंशन सेंटर, सपोर्ट सर्विसेज, ये ज़्यादा आसान होता है आम राय बनाने के लिए कि इन यूजेजेस के लिए आम राय जल्दी बन जाती है। इसके बनस्पत कि आप उसको रेजिडेंशियल या कमर्शियल के लिए खोलें, जबकि फिर क्वेश्चंस उठते हैं कि भई आप डेवलपर्स को फेवर कर रहे हैं वगैरह। पिछले दशक की शुरुआत में लोअर परेल का यही हाल था। मिलों की बड़ी बड़ी जमीनों पर किफायती मकान बनाने और खुली जगह देने का वादा था, लेकिन बाद में आने वाली सरकारों ने वो बंदिशें हटा दी और अब लोअर परेल शहर के सबसे महंगे इलाकों में से एक है। आलोचकों का कहना है कि नो डेवलपमेंट जोन का भी यही हाल होगा। हमने देखा है कि टेक्सटाइल मिल्स की क्या परिस्थिति है। वहाँ पे भी बिल्डर्स को हायर एफएसआई दिया गया था और वहाँ पे भी स्लम जो टेक्सटाइल मिल्स के मजदूर लोग हैं उनका भी वहाँ पे रिहेबिलिटेशन सही तरह से हुआ नहीं है और वहाँ पे भी कोई ओपन स्पेसेस हमें दी नहीं गई है। मुझे लगता है कि अगर मड मारवे मनोरी नो डेवलपमेंट जोन एरियाज में भी अगर आप एफएसआई 4 क्यों एफएसआई 40 भी दो तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पे कोई भी स्लम ड्वेलर या कोई भी लोअर मिडिल क्लास फैमिली को घर मिल पाएगा। मुंबई शहर की ज़रूरत है अफोर्डेबल हाउसिंग, नॉट 5 स्टार हाउसिंग, नॉट अपर क्लास हाउसिंग एंड नॉट दिस काइंड ऑफ एलीट डेवलपमेंट दैट इज बीइंग प्लान्ड। ध्यान रखने वाली एक और बात यह है कि एनडीजेड जमीन का एक बड़ा भाग दलदली है, जहां पर सुविधाएं बिल्कुल नदारत हैं। यहां पर विकास तभी हो पाएगा जब योजनाबद्ध ढंग से भारी निवेश हो। लग ऐसा रहा है कि सरकार के मंसूबे शहर से ज्यादा बिल्डरों के फायदे को ध्यान में रखकर बन रहे हैं। सरकार को
इस बारे में स्थिति साफ करनी पड़ेगी। मुंबई से निखिल नारायण शिवदास, एनडीटीवी। मुंबई के लिए इस सब के क्या मायने हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आशुतोष लिमय, जो कि हेड हैं रिसर्च और रियल एस्टेट इंटेलिजेंस सर्विस JLL इंडिया के, और साथ में है रोहित पोदार, जो कि MD हैं पोदार डेवलपर्स लिमिटेड के। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आशुतोष, शुरुआत आपसे करते हैं। एक थोड़ा सा इनर्ट व्यू लेना चाहेंगे। अगर इस लैंड को खोला जाता है, इतनी सारी ज़मीन दी जाती है, तो इसका फ़ायदा मुंबई को होगा, या ये कहें कि ये एक बार फिर से लालच और गलत नीतियों के तहत कहीं ना कहीं फंस के रह जाएगा? देखिए, ये मुंबई की ज़रूरत बिल्कुल है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन डेवलपमेंट के लिए अवेलेबल हो, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि ये एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट हो। एक बैलेंस्ड व्यू लेना चाहिए यहाँ पे कि मुंबई जो एक लैंडलॉक्ड सिटी है, यहाँ पे हाउसिंग शॉर्टेज काफ़ी हद तक है, और हमने देखा है कि जो पब्लिक अम्यूनिटीज़ हैं वो भी काफ़ी शॉर्टेज में पाई जाती हैं। ओपन स्पेसेस, रिक्रिएशनल एरियाज़, सिटी में आज तक एक परमानेंट एग्जीबिशन या कन्वेंशन सेंटर नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन अवेलेबल हो फॉर हाउसिंग एज वेल एज़ अदर टाइप्स ऑफ रियल इस्टेट। लेकिन हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो एरियाज़, जो ज़मीन नो डेवलपमेंट जोन करार दी थी, उसके पीछे भी कोई रीजंस होंगे। एनवायरमेंटली सेंसिटिव एरिया होगा, कोई इकोसिस्टम की वजह से उनको नो डेवलपमेंट जोन घोषित किया होगा। तो अब ये NDZ से बाहर निकालने के लिए ऐसी कौन सी सिचुएशन आ गई है, ये क्या सिचुएशन या एनवायरमेंट्स चेंज हो गए हैं कि जो अभी ये फिट फॉर डेवलपमेंट हो गई है? तो ये मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंटली खुल के बताना चाहिए कि कॉन्टेक्स्ट वेदर इट इज़ चेंज्ड, आज की ज़रूरतें बदल गई हैं, और समय के साथ हमें भी बदलना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जो FSI है, जो 0.2 या 0.4 इतना लो FSI आज तक वहाँ पे परमिटेड था, वो सीधा 4 करने से मेरे ख्याल से ये काफ़ी ड्रास्टिक स्टेप होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि एक प्लान जो गवर्नमेंट लेके आई है, वो लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके उनके साथ शेयर करें, उनकी विजन क्या है वो बताएं, और अगर ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के साथ हो सकता है तो द एंटायर सिटी विल वेलकम इट। जी बिल्कुल। आप क्या मानते हैं रोहित, सरकार जो ये कदम ला रही है, आपको क्या लगता है कि इससे जो विकास आएगा, जो विकास होगा मुंबई के लिए, उसकी ज़रूरत मुंबई को आज है? जी, एक्चुअली इसकी प्लानिंग ठीक से होनी चाहिए। मैं आशुतोष जी से सहमत हूँ। आज के दिन में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो काफ़ी एंटी डेवलपमेंट हैं, और इसके कारण जो सुविधाएं शहर में होनी चाहिए वो आज इकोनॉमिकली वायबल है नहीं। तो ओपनिंग अप लैंड पार्सल्स दैट आर नो डेवलपमेंट जोन प्रोवाइडेड दे आर नॉट वायोलेटिंग एनवायरनमेंट नॉर्म्स, आई सपोर्ट दिस व्यू। और मेरे हिसाब से होलिस्टिक प्लान लेंगे ये एरिया में तो अच्छी उन्नति होगी। जी आशुतोष, आपको लगता है कि हमने जो पुराना ट्रेंड देखा है, जिस तरह का इतिहास रहा है, उसके हिसाब से सरकार लैंड जो लॉक्ड पड़ा है उसे खोल तो देती है, पहले एक यूज़ आ जाता है, फिर दूसरा यूज़ आ जाता है, और धीरे धीरे जिस नज़रिए के साथ उसको खोला गया था वो इस्तेमाल बदल के कुछ और ही हो जाता है। तो क्या ये ख़तरा महाराष्ट्र में या मुंबई में कहें तो ये ख़तरा हमेशा बना रहेगा? हमेशा तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये सही है कि हमारे पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जहाँ पे गवर्नमेंट का इंटेंशन कुछ था और एक्चुअल रियलिटी में कुछ और बन गया है वहाँ पे। तो गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए जो भी उसकी विजन है वो उसी स्पिरिट में इम्प्लीमेंट हो, और ये एक बहुत अहम बात है क्योंकि हमने ये भी देखा है कि जो नो डेवलपमेंट लैंड है उसको उस तरह से लॉक्ड रखने के कारण कई केसेस में इंक्रोचमेंट भी हुई है। तो और फिर एक बार इंक्रोच्ड हो गई लैंड तो फिर वो एक लीगल मैटर बन जाता है, एक पोल पॉलिटिक्स बन जाती हैं, और फिर उसको वापस से फ्री करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोनों तरफ से इन अ पॉजिटिव वे टू इम्प्लीमेंट व्हाट द विजन इज़ एंड टू अवॉइड दैट नो डेवलपमेंट जोन लैंड बिकमिंग एनक्रोच लैंड, मैं समझता हूँ कि एक प्रॉपर विल के साथ उसको एग्जीक्यूट करें अपनी विजन, अपनी प्लान, तो ही इसका असली फ़ायदा शहर को मिल पाएगा। अदरवाइज़ ये शुरू तो किया था किसी और विजन के साथ और ये ख़त्म हो गया विथ समथिंग एल्स ऑन द ग्राउंड। ये सर्टनली एक अवॉइडेबल सिचुएशन है और गवर्नमेंट को ये डेफिनेटली ध्यान में रखना चाहिए कि इस तरह से डेवलपमेंट ना हो।
और रोहित, एफएसआई के मुद्दे को लेकर के पहले भी आशुतोष ने कहा कि इतना अचानक से इतना ज़्यादा बढ़ना सही है या नहीं, इस पे थोड़े सवाल उठाए जा सकते हैं। आप क्या मानते हैं कि एफएसआई यहाँ बढ़ना चाहिए या नहीं, क्योंकि ज़्यादातर डेवलपर बाकी के मुंबई में तो ज़्यादा एफएसआई की ही मांग करते आए हैं। हाँ जी, एक्चुअली मुझे आशुतोष जी के पॉइंट में एक पॉइंट और ऐड करना है। प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है कि अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी आज तक नहीं रही। आप जो भी आपका अप्रूवल प्रोसेस है, जो भी आपके नियम हैं, वो अब वेब बेस्ड करिए, सिंगल विंडो क्लियरेंस करिए, ट्रांसपेरेंट करिए। जो भी आपके प्रोसीजर हैं अप्रूवल्स के, बोले डेवलपर को कि आप ऑनलाइन माने प्लीज़ उसके लिए आप करिए, आपके अप्रूवल्स भी ऑनलाइन ही रहेंगे। यही करने से ये सब ही शी सेड, यहाँ का प्लान वो था, अभी ये आ गया, ये सब ख़त्म हो जाएंगे। पॉइंट वन। पॉइंट नंबर 2 जो आपका अभी का प्रश्न था, आप कोई भी बड़ी शहर ले लीजिए दुनिया में, न्यूयॉर्क, शंघाई, लंदन, सिडनी, ठीक है, जहाँ जो लैंडलॉक्ड शहर हैं, आइलैंड सिटी लाइक न्यूयॉर्क, वहाँ के एफएसआई नॉर्म्स क्यों बने हैं? टेकिंग इनटू अकाउंट कि वहाँ की स्थिति क्या है लैंडलॉक्ड होने के कारण। तो हमारा विचार है कि एफएसआई बढ़ना ही चाहिए, पर आप होलिस्टिक ढंग से उसका मास्टर प्लानिंग करिए, ताकि कि जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैस अर्बन ट्रांसपोर्टेशन है, वो सिंगापुर के जैसे वो प्रीसिंक्ट में आए। आप ऐसे करेंगे होलिस्टिक मास्टर प्लानिंग तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अचानक से इतना एफएसआई बढ़ाना, आपको क्या लगता है कि अगर शुरुआत में शायद एक एफएसआई रखते, उसके बाद अगर वो वायबल होता, फिर आगे जाके बढ़ता, तो वो ज़्यादा बेहतर ना होता? या आप मानते हैं कि नहीं, इस लैंड में ये 4 का एफएसआई चल पाएगा? मेरे हिसाब से जी आपको बुलेट को कभी ना कभी बाइट करना पड़ेगा। आप ऑलवेज बोल सकते हैं कि अंडा पहले आया या चिकन। मेरे हिसाब से ऑलवेज चिकन कम्स फर्स्ट। आप पॉलिसी बनाइए, उसके शॉर्ट टाइम लेटर आप उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की प्लान भी रिलीज़ करिए कि ये एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे होगा, मास्टर प्लान गवर्नमेंट की क्या है, दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। आशुतोष, अभी तो जिस तरह की डेवलपमेंट वहाँ पर आ रही है उसमें रिहाइश का कोई स्कोप नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप क्या मानते हैं कि क्योंकि मुंबई में हमेशा जब भी हम बात करते हैं तो हम रिहाइश का ही मुद्दा उठाते रहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि बाद में सरकार इस पर पुनर्विचार कर सकती है? पुनर्विचार ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अभी तक उन्होंने जो विज़न बताई है उसमें जो चीज़ें इंक्लूडेड हैं एज परमिसिबल डेवलपमेंट, वो बातें करते हैं एग्जीबिशन सेंटर, कन्वेंशन सेंटर, अलाइड एक्टिविटीज़ जैसे कि फूड एंड बेवरेज फैसिलिटीज़, रिटेल फैसिलिटीज़ फॉर द पीपल हु आर विजिटिंग दोज एरियाज़। ये एक्टिविटीज़ ज़रूरी है शहर के लिए, बिल्कुल मैं मानता हूँ। लेकिन यदि कोई एरिया नो डेवलपमेंट से डेवलपेबल स्टेटस में जा रहा है, तो हाउसिंग शुड बी डेफिनेटली एड्रेस्ड। और ये शहर में, और इट्स ट्रू फॉर अदर सिटीज़ इन द कंट्री ऑल्सो, जहाँ पे मिडिल इनकम हाउसिंग और लो इनकम हाउसिंग का एक क्रोनिक शॉर्टेज बना रहता है हमेशा, तो कोई भी लैंड नो डेवलपमेंट से जब आप खुली कर रहे हो डेवलपमेंट के लिए, तो एज अ सोशल ऑब्लिगेशन मैं समझता हूँ कि यहाँ पे LIG एंड EWS हाउसिंग का ज़रूर प्रावधान होना चाहिए, एज्यूमिंग दैट ऑल एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स आर ड्यूली टेकन केयर बाय। यदि कोई लैंड फ्री हो रही है तो मेरे हिसाब से वहाँ पे a certain portion of it should be devoted for affordable housing, LIG, EWS housing. जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर रोहित, यहाँ इससे तो आप बिल्कुल इत्तेफाक रखेंगे, अफोर्डेबल तो आप लोगों के दिल के करीब ही है। हाँ जी, हाँ मैं बिल्कुल सहमत हूँ जी। एक्चुअली अफोर्डेबल हाउसिंग को एड्रेस करने के लिए मेट्रो में Tier 1, Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में एक पॉलिसी चाहिए जो होलिस्टिक और सस्टेनेबल पॉलिसी है। हम लोग स्मार्ट सिटी के बारे में बहुत सुने अपने मुख्यमंत्री जी से, पर ग्राउंड लेवल में उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी तक हमको तो नहीं लग रहा है कि बॉम्बे में हुआ है जी। तो मेरे हिसाब से नई सरकार काफ़ी कमिटेड है अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, और मेरे हिसाब से बहुत स्कोप है बहुत सारे सराउंडिंग एरिया को अनलॉक करना एक कॉम्प्रिहेंसिव अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के लिए। जो आशुतोष जी बोल रहे थे कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और LIG के लिए यहाँ रिजर्वेशन होना चाहिए, एक्चुअली ये स्कीम काफ़ी अलग अलग शहर में चली है। माने जयपुर में फॉर एग्जांपल क्रॉस सब्सिडी का स्कीम है, आपको इतना इन्वेंट्री परसेंटेज बनाना पड़ेगा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन LIG के लिए, और उसके सामने आपको इतना एक्स्ट्रा FSI मिलेगा और कमर्शियली वायबल चीज़ के लिए। तो मेरे हिसाब से ऐसे क्रॉस सब्सिडी स्कीम आप करेंगे तो दोनों की रिक्वायरमेंट्स मीट हो सकती है जी। तो आप दोनों इस चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए शुक्रिया आपका। जाहिर तौर पर
ज़मीन मुंबई को चाहिए और मुंबई के लिए जब भी थोड़ी भी ज़मीन आती है तो उसको लेकर के सरकार कई प्लान्स बना लेती है और बिल्डरों के भी कई प्लान्स आ जाते हैं, लेकिन ध्यान यही रखना होगा कि इस इलाके को किसी खास वजह से ही इसको विकास से दूर रखा गया था, उन वजहों को नज़रअंदाज न किया जाए। आप दोनों का शुक्रिया। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी सारी उलझनें हम सुलझाएंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे, बताएंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी है।